हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सोनू साजवान आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जब कंपनी का हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है और मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है कंपनी के रजिस्ट्रेशन करते समय, हमें अपने पास रखने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत हेल्पफुल है और अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर करना, अपने स्टाफ के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि जब भी वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए या ये वीडियो शेयर कर देना अपने क्लाइंट्स को, है ना? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स नीड्स है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ मैं आपको बताता हूँ सॉरी, ये यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कंपनी के केस में आज हम सीखेंगे। मैंने आपको बता दूं कि मैंने इंडिविजुअल के लिए बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा उनका, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना वहां से। तो एक बार आप चेक करके अंडरस्टैंड कर लेना। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी कंपनी आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रूफ। अब क्या जाता है, कंपनी की पहचान, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, तो वहां पे जब पहली बात बताइए, जब कंपनी की आइडेंटिटी क्या है। जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो कंपनी की आइडेंटिटी बताते हैं, भाई कंपनी कैसे है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ कंपनी का। तो वहाँ के उस वाले केस में क्या लगता है हमारा, देखिए, जब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड, हमें पैन कार्ड पर अप्लाई करना होता है, तो हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते समय। अब मान लीजिए, अब हम इंडिविजुअल पर्सन का करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे पैन कार्ड किसका लगता है, इंडिविजुअल का लगता है ना। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, पैन कार्ड किसका लगता है, पर्सन का लगता है, इंडिविजुअल का लगता है। और कंपनी के केस में किसका लगता है, और एलएलपी के केस में किसका लगता है। हमें सेपरेट पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर उसके बाद करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स। एमसी के पोर्टल से हमें क्या मिलता है, जब हम एमसी के पोर्टल में, है ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं एमसी के में, सारी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ये हमें जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड होती है ना। वहाँ पे हमें सबमिट करना पड़ता है, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद करते हैं एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसका मतलब क्या होता है, एमओए का मतलब, अब हमारे जो प्रोफेशनल भाई है तो उन लोगों को तो पता ही होगा कि एमओए एओए क्या होता है। लेकिन अब जो नए नए कंसल्टेंट या नए नए अकाउंटेंट है, जो कुछ अकाउंटेंट को भी पता होगा तो उनके लिए तो गुड कहूंगा मैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, एमओए होता क्या है। एमओए होता है कि मान लीजिए, जैसे एमओए का क्या काम होता है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। सबसे पहले एमओए का सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ये होता है व्हाट कैन द कंपनी डू, मतलब कंपनी क्या कर सकती है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ क्या है, मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि व्हाट कैन द कंपनी डू, कंपनी क्या कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एओए के बारे में बता दूं कि हाउ विल द कंपनी ऑपरेट, मतलब कंपनी कैसे काम कर रही है। तो इनकी यही डेफिनेशन है, दो शॉर्टकट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। और बाकी मैं बता दूं, मैं इन दोनों के ऊपर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में सर्वोपरि किसको माना जाता है, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंस दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को सर्वोपरि माना जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है संविधान से, ठीक है ना। तो उसी तरह एमओए होता है। एमओए का मतलब क्या होता है कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी जो बनाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। कंपनी का दायरा कितना होगा, मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी कहाँ तक अपने दायरे में रह सकती है। दायरे को बाहर जाएगी तो वहां पे उसका क्या नाम है, इलीगल माना जाएगा उसे, है ना। तो यहाँ पे एक दायरा बताता है, उद्देश्य बताता है एमओए। और वैसे ही मैं आपको बता दूं कि इसको संविधान की तरह अगर आप समझेंगे कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही एमओए होता है कंपनी के केस में। कंपनी के केस में एमओए होता है जो संविधान की तरह ही होता है। फिर बात करते हैं एओए। एओए क्या होता है कि कंपनी काम कैसे करेगी,
है ना? तो कंपनी के अंदर क्या होता है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ कंपनी के उसमें, मान लीजिए घर है, घर के अंदर 8 मेंबर है, 10 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो वो किस तरीके से उस घर के अंदर रहेंगे, क्या-क्या चीज़ें करेंगे, है ना? उसी को ही बोलते हैं एओए। इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्टर आ जाते हैं, एम्प्लॉयी आ जाते हैं कंपनी के, तो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किसी डायरेक्टर को टर्मिनेट करना है, या किसी एम्प्लॉय को रखना है, किस तरीके से क्या काम करना है, डिविडेंड किस तरीके से बांटना है ना? और क्या नाम है, शेयर होते हैं कंपनी के, वो किस तरीके से होंगे, ये सारी चीजें किस में लिखी होती है, एओए के अंदर होती है ना? ये सारी बातें इसके अंदर लिखी होती है। तो इनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और ये मैंने आपको एकदम ब्रीफली बता दिया, बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई है कि इतना ध्यान रखना, व्हाट कैन द कंपनी डू, एओ के एमओए के ऊपर है व्हाट कैन द कंपनी डू, और एओ के ऊपर है हाउ विल द कंपनी ऑपरेट। ऑपरेट की जगह वर्क भी लिख सकते हैं। तो कंपनी क्या काम कर सकती है एमओए के अंदर, और कंपनी कैसे काम करेगी एओए के अंदर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी जो आपको आई होप बढ़िया लगेगी। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको हर एक चीज बारीकी से क्यों समझा रहा हूँ। वहां तो मैं चाहूँ आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीज समझा सकता हूँ, है ना? 2 मिनट के अंदर से मैं आपको शॉर्ट में बता के चल जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा बता के जाऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, सही तरीके से बताऊंगा, ताकि ये मेरी वीडियो आई होप कि ओनर भी देख रहे होंगे, क्या पता कुछ ऐसे अकाउंटेंट भी देख रहे होंगे कि जो अभी रजिस्ट्रेशन करना सीख रहे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल तो जानते ही हैं। क्या पता कोई हमारे ओनर भी देख रहे हो, तो उन्हें भी पता चल जाए, इसलिए मैं ये ब्रीफ में बना रहा हूँ, ताकि हर एक पर्सन अच्छी तरीके से समझ सके। अब बात करते हैं हम इस पे डायरेक्टर की, ठीक है ना? डायरेक्टर में क्या होता है, डायरेक्टर्स ऑथराइज सिग्नेटरी। अब क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टर के, जितने भी हमारे कंपनी में डायरेक्टर हैं उन सबके पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए, ठीक है? यहाँ देखिए लिंक, ये मैंने क्यों रेड से कर रखा है, ये इसलिए मैंने रेड से कर रखा है। देखिए, लिंक विद मोबाइल फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन। आपके जो आधार कार्ड है डायरेक्टर्स के, मेनली वो हैं जिनका ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जाता है कंपनी के अंदर। जिस डायरेक्टर को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया जाता है, उनके केस में बता रहा हूँ मैं कि आपका मोबाइल नंबर, और वैसे सभी डायरेक्टर के मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, लेकिन खासकर ऑथराइज सिग्नेटरी का तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू सारे काम होंगे। फिर यहाँ पे क्या, पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड ऑल डायरेक्टर्स, ये आप दे सकते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं, मैंडेटरी दे सकते हैं आप। फिर बात करते हैं हम, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोटोग्राफ। अब इसमें क्या होता है, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है हमें ऑल डायरेक्टर्स की, क्योंकि वहाँ पे अटैच करनी होती है, तो ये 100 KB तक आ जाती है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन भी चाहिए होता है, और उसके बाद होता है लेटर ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ फॉर्मली अपॉइंटिंग एंड ऑथराइज सिग्नेटरी। अब मान लीजिए मैंने मेरे पास एक कंपनी आई, कंपनी के मैंने डायरेक्टर देखे कि वहाँ पे 4-5 डायरेक्टर थे, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक लेटर ऑफ होता है। इन दोनों में से आप एक चीज दे सकते हैं, है ना? के लिए ये कहाँ पे काम ज्यादातर यूज आता है, ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए, जो एक्ट ऑन द कंपनी बिहाफ, जो कंपनी के बिहाफ पर काम करेगा। तो जब हम ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं ना किसी डायरेक्टर को, तो वहाँ पे सभी डायरेक्टर के साइन होते हैं कि हम इस व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति को हम ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं, और ये सारा काम देख वो करेंगे, है ना? ऑथराइज सिग्नेटरी बनाते हैं हम जीएसटी के केस पे। तो ये सारी चीज होती है। फिर बात करते हैं मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी ऑल डायरेक्टर्स की। रजिस्ट्रेशन करते हुए इनके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी भी चाहिए होते हैं। अब मैं क्या एक चीज और बता दूं दोस्तों, कभी भी आप किसी भी क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करें, तो वहां पे अपनी मेल आईडी मत डालना कभी भी। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि मेरे साथ काफी सारे केस हुए हैं। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हम किसी का भी अपनी मेल आईडी डाल देते हैं ऑफिस की, है ना? मेल आईडी अपनी डाल देता है, क्लाइंट का नंबर डाल देता है। आपको नहीं पता कि डिपार्टमेंट में जब हम देखेंगे, तो जो सबसे पहले फर्स्ट फाइल जाती है उनके पास, पहली फाइल जो जाएगी उनके पास, वो उन्हीं को ही इंपॉर्टेंट मान के अपने पास सेव कर लेते हैं, वहां रिकॉर्ड में रख लेते हैं, है ना? तो 10 साल बाद भी जाएंगे ना, अगर एक क्लाइंट
20 साल बाद भी अगर उसका केस खुलता है तो वही मेल आईडी आती है जो पुराना ऑफिस होता है उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का। वैसे तो 20 साल के अंदर कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट था या एडवोकेट था या अकाउंटेंट था, सीनियर अकाउंटेंट, उन्हीं की मेल आईडी रहती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अपनी मेल आईडी ना डालें पहले स्टेप में। बाद में आप इसको अमेंडमेंट करके आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मेल आईडी क्लाइंट की रहने दें और मोबाइल नंबर भी, है ना, ऐसे काम ना करें। अब बात करते हैं हम यहाँ पे बिजनेस बिजनेस एड्रेस और प्रूफ की। अब जब भी हम क्या करते हैं ना, बिजनेस एड्रेस प्रूफ को लेते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए, clearly show the complete address and the owner name and should not be older 2 months and you must provide any one of the following scenario। नीचे कुछ सिनेरियो दे रखे हैं, दो चार पॉइंट है, उनको उनके हिसाब से कह रहा है कि उनमें से एक चीज आप दे सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको हर एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ और यही इंपॉर्टेंट है, एक बार में रजिस्ट्रेशन लेना जीएसटी डिपार्टमेंट से, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अब तो बायोमेट्रिक भी आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, एक एक महीना लग जाएगा रजिस्ट्रेशन आने में। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको 7 दिन में और या 10 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो फिर कभी भी मतलब क्लैरिफिकेशन पे फंसे रहेंगे आप जिंदगी भर। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, डॉक्यूमेंट जब भी भेजें तो क्या होने चाहिए, क्लियरली विजिबल होने चाहिए। क्लियरली क्या होने चाहिए, शो होने चाहिए। वहाँ पे क्या, ओनर का नाम भी विजिबल होना चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो लेटेस्ट हो, 2 महीने से पुराने ना हो। मतलब आपने कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दिया 4 महीने पहले का, 5 महीने पहले का। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जहाँ तक वो 1 महीना पुराना या 2 महीने पुराना, और मैं कहूंगा कि एक ही महीना पुराने होने चाहिए। अब यहाँ देखिए पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये लैंडलॉर्ड बिल है ना, यहाँ पे ये दे रखा है। फिर इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, ये 1 महीने पुराने होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा पुराने हो। यहाँ पे 2 मंथ लिखे हैं लेकिन मैं कहूंगा एक ही मंथ पुराने होने चाहिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन 7 या 8 दिन के अंदर चाहिए तो। और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट और म्यूनिसिपल खाता कॉपी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से या इन सब में से एक चीज दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कंपलसरी देना है, जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता ही लगता है, वाटर बिल भी लगेगा। इन दोनों में से आप एक चीज दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो इनमें से अब बात करते हैं, यदि आपकी प्रॉपर्टी क्या रेंटेड है, आपने जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो वो रेंट पे ले रखा है, तो वहाँ पे क्या होगा, रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट लगेगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये तो ले लिया, लेकिन उसके बाद कंसल्ट लेटर, अगर कंसल्ट लेटर की आवश्यकता जब होती है, जब मान लीजिए आपकी फैमिली में रिलेटिव में कोई, आपके फादर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आप फादर के प्रॉपर्टी पे ही अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंसल्ट लेटर की आवश्यकता होती है। या आप एनओसी दे सकते हैं। एनओसी तब लगेगी, क्या होता है कि जब हम किसी और की प्रॉपर्टी पे रेंट पे बिजनेस करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ताकि वहाँ पे हमारे जो ओनर है वो साइन कर देते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेस। तो मैं ये कहूँगा, रिकमेंड करूंगा कि एनओसी चाहे डिपार्टमेंट मांगे या ना मांगे, आप हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एनओसी कंपलसरी लगा के रखना। अगर आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट बहुत दिक्कत करता है रजिस्ट्रेशन देने में। अगर आपको एक बार में सर्टिफिकेट चाहिए, आरसी चाहिए जीएसटी की, तो एनओसी दे देना। और कंसर्न लेटर तो आपको पता ही है कि फैमिली रिलेटिव में तो ये स्पेस है तो उसमें देना होगा। एनओसी हमेशा लगा के रखना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर रेंट पे है तो, और कंसर्न लेटर भी, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, अब बात करते हैं बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट के केस में हमें बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चाहिए होता है। अब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंटेन द कंपनी नेम ऑफ बैंक अकाउंट एंड नंबर ऑफ आईएफसी कोड एंड बैंक ब्रांच एड्रेस। ये इसलिए चाहिए होता है कि गवर्नमेंट यूँ कहती है कि हमें भैया, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, आरसी आपको मिल जाती है, तो उसमें 30 दिन के अंदर, या फर्स्ट रिटर्न, जब आप अपनी जीएसटी R1 की फर्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे, 30 दिन के अंदर आप हमें करंट अकाउंट की डिटेल दे दो, है ना। तो ये ट्रैक करने का एक माध्यम होता है डिपार्टमेंट के पास, कि आपको ट्रैक कर सके कि जो जो चीजें होती है ना, तो वहां पे ये ट्रैक करने के लिए होता है। और कंपनी के इसमें तो आपको पता है कि करंट अकाउंट खुलवाना ही पड़ता है, उसकी लिमिट आपको पता है 50 लाख की होती है।
ठीक है ना, करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट कंपलसरी होता है कंपनी के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे खुलवा लेना आप, और वो उसकी डिटेल दे देना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, और अगर आप, मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, अगर करंट अकाउंट देखिए आरसी के बाद तुरंत तो नहीं मिल जाता, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो उस केस में आप क्या करना कि वैसे 30 दिन का टाइम होता है, लेकिन आप क्या करना कि जब तक सेविंग सेविंग अकाउंट का चढ़ा देना किसी भी डायरेक्टर का, और जब वो आ जाए करंट अकाउंट तो उसके बाद उसको अपडेट कर देना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस रहता है जब तक के लिए। और बात करते हैं अब हम ऑथराइज सिग्नेटरी की ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक डीएससी की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 के बीच में एक डीएससी बन जाता है, और क्लास 3 का बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे डीएससी बनवा लेना एक, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मान लीजिए कभी आप बाहर रहते हैं, है ना, क्लाइंट बाहर रहता है, तो क्लाइंट के पास इतना टाइम होता नहीं है, और हमें जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, मतलब पेनल्टी लगती है उस पे, और इनकम टैक्स की भी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है डीएससी होने पे, हमें सारे काम स्मूथली हो जाते हैं, क्लाइंट को फिर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती है, वरना तो बार बार फ़ोन जाता है क्लाइंट के पास सीओ ऑफिस से या टैक्स एडवोकेट के ऑफिस से। तो डीएससी बनवाना मैंडेटरी है कंपनी के केस में, तो ठीक है ना, एलएलपीज आर रिक्वायर्ड टू डिजिटली साइन, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एचएसएन कोड और एसएससी कोड। अब बात करते हैं एचएसएन एचएससी कोड के ऊपर। तो जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैं किस प्रोडक्ट पे डील करूंगा या किस सर्विस पे डील करूंगा। तो इस केस में आपको आपको एचएसएन और एसएससी कोड देने होते हैं अपने कंसल्टेंट को, तो उनको बताना पड़ता है, ठीक है। अगर आप, अब हमारे कुछ ओनर होते हैं, मतलब कुछ हमारे क्लाइंट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा एचएसएन कैसे लाएं, कहाँ से लाएं। तो आप ये देखिए कि सेम लाइन बिजनेस, इंडिया में सेम लाइन बिजनेस आप कर रहे होंगे, किसी ना किसी का कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, ये किसी के पास जाके आप 5 एचएसएन कोड ले लेना उनसे, जो यूनिक होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम पोर्टल पे चढ़ा देता है, रिक्वायरमेंट वहाँ पे 5 ही एचएसएन कोड की होती है, मैक्सिमम 5 होना चाहिए, मिनिमम कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5 चाहिए होता है, ठीक है ना। तो एचएसएन कोड आप दे सकते हैं या एसएससी कोड। और बात करता है यहाँ पे, ये रहा। अब बात करते हैं बिजनेस नेम की। तो आपको पता है कि कंपनी का जब आप पैन नंबर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कंपनी नाम तो आप बताते ही हैं। तो यहाँ पे ट्रेड नेम और कंपनी नेम। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाए, तो वहाँ पे रूल 8 पिक्चर में आता है सीजीएसटी एक्ट का। रूल 8 सीजीएसटी एक्ट का, ओ सॉरी, रूल 8 कह रहा हूँ, रूल 10A पिक्चर में आता है। रूल 8 तो हमारा रजिस्ट्रेशन का होता है ना, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन की बात करता है रूल 8। तो रूल 10A हमारा पिक्चर में आता है, वो कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन मिले उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, आपकी अपनी बैंक डिटेल वहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो या तो 30 दिन, या जीएसटी-R1 की रिटर्न, जो फर्स्ट रिटर्न होती है, पहली रिटर्न आप फाइल करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से जो भी पहले होगा, उसमें आपको बैंक डिटेल अपलोड करनी होती है। तो इसको हल्के में मत लेना, आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है आपको। यू मस्ट ओपन द करंट अकाउंट एंड अपडेट इट ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो जीएसटी पोर्टल में अपडेट करना होता है, और फेलियर टू डू सो मैनी रिजल्ट ऑफ सस्पेंडेड जीएसटी। अब मैं एक बात बता दूं भाई, मैं कंसल्टेंट को एक चीज कहना चाहता हूँ, या हमारे अकाउंटेंट भाइयों को, कि अगर आप किसी क्लाइंट का काम कर भी रहे हैं, तो वहां पे मैं कहूंगा कि एक बार आप अपने जितने भी क्लाइंट है उनका ये चेक करें कि हमने बैंक डिटेल करंट अकाउंट की डाल दी या नहीं डाल दी, है ना। वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना जीएसटी पोर्टल पे, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप सभी क्लाइंट का चेक करें कि आपने वो अपडेट करा है या नहीं करा है ना। एक बार थोड़ा टाइम लगता है, या किसी स्टाफ को दे दो, तो वो एक बार चेक करके अपना अपडेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रिकमेंड करूंगा मैं आपको। फिर हेयर द सम की पॉइंट अबाउट द करंट अकाउंट ओपनिंग द प्रोसेस एंड प्रोक्यूरेशन। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ओपन द बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए, करंट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आरसी की जरूरत होती है, फर्म नेम वगैरह कंपनी। और यहाँ पे कंपनी का केस हो तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन भी लगेगा। तो ये सारी चीजें लगती है, वो आप बैंक में जाके पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है यहाँ पे। तो ये रूल था, रूल 10A। ये बहुत ही स्ट्रिक्टेड है, कि ये साफ मना करता है कि आपने अगर 30 दिन के अंदर अगर आप
क्या करते हैं, अपलोड नहीं करते बैंक डिटेल या फर्स्ट रिटर्न फाइल करने से पहले। तो क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, यू मे रिसीव शोकॉज नोटिस, है ना, SCN दिया जाएगा आपको, और आपका ई वे बिल या रिटर्न ऑफ फाइलिंग मे बी ब्लॉक्ड। ये मे भी लिखा है लेकिन ये सेल हो सकता है कर दिया जाएगा, है ना, ये कर देते हैं। और इसे मैं यही कहूँगा, इसके मतलब हमारे क्लाइंट का हो गया था एक्चुअली, हम स्किप हो गया था वो क्लाइंट, तो कैसे मतलब उनका कर दिया था, लेकिन बाद में रिकवर कर लिया हमने, है ना, रिन्यू कर लिया था उसे। तो मैं बता दूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपडेट रहें। एक बार सभी कंसल्टेंट को मैं यही कहूंगा कि एक बार चेक करें आपने उसमें। अब बात करते हैं, मैं आपको एक बार GST पोर्टल पे जाके ये भी दिखा देता हूँ, टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ ये तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको अगर एक बार ये मैंने दिखा दिया, आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना या मेरे को कमेंट उसमें कमेंट डाल देना, तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो ये मिल जाएगी आपको। तो सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। अब देखिए यहाँ पे आइए, और यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे सब सब चीजें आपको मिल जाती है। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक। और यहाँ पे रूल 8 देखेंगे, रूल 10, ये 3 से लेके और 7 तक हमारे कंपोजिशन के होते हैं। 8 तो हमारा उसका रजिस्ट्रेशन का होता है, ठीक है। 10 है, ये हमारा 10 है, ये देखिए रूल 10 है हमारा, फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, इसके बारे में बात करता है REG 6 के अंदर। तो यहाँ पे ये करना होता है, यहाँ पे देखिए विद इन 30 डेज। तो कहाँ से कह रहा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा आप फर्निचर, और जब आप GSTR 1 की रिटर्न फाइल करेंगे तो 30 दिन के अंदर आपको देना होता है, ठीक है ना, विच एवरेज अर्लियर यहाँ लिखा हुआ है। और ये देखिए बैंक डिटेल क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्टल पे देना पड़ता है, ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। मैंने आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने इंडिविजुअल के केस में भी डिटेल बता रखी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल केस में रजिस्ट्रेशन करते समय GST का। तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा उसका, तो वहां से भी आप चेक इन कर लेना एक बार। और लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प टू ऑल, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।